So welcome everyone. Today in this video we are going to discuss the most important news of 28th September 2022. So let's start with the news. The first news which are important for today is the award, that is Dada Saheb Phalke Award. So here we will see the Dada Saheb Phalke Award for 2020. तो देखिए ईयर इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट फॉर 2022. So Dada Saheb Phalke Award for 2020 will be conferred on veteran actor Asha Parekh, announced by Information and Broadcasting Ministry. तो ये जो 68 नेशनल फिल्म अवार्ड होगा, हमने पहले भी 60 नेशनल फिल्म अवार्ड में विनिंग कैटेगरीज कर चुके हैं. तो ये जो उनको जो अवार्ड दिया जाएगा, इट विल बी एज अ 68 नेशनल फिल्म अवार्ड ऑन सितंबर 30 परसों. ओके, सो वहाँ पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा टू आशा पारेख फॉर हर एग्जाम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा. The next is government app to capture data on groundwater level. So this is very important. तो ये जो ऐप का नाम है ये है जलदूत, ठीक है, एंड इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री. इसका काम क्या है? टू मॉनिटर द ग्राउंड वाटर लेवल अक्रॉस द कंट्री. नाउ वाई वी रिक्वायर सच डेटा? इफ़ यू विल जस्ट सी दैट नॉर्दर्न स्टेट्स देखो, खास करके यहाँ पे जो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा है. सो इफ विल सी हियर द परसेंटेज ऑफ वाटर लेवल इन द वेल्स हैव डिप्ड. सबसे ज़्यादा पंजाब में, देन फॉलोड बाय राजस्थान एंड देन हरियाणा. अगर आप देखेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक एंड तेलंगाना, दिस आर द टॉप 3 स्टेट्स वेयर यू विल सी दैट परसेंटेज ऑफ वाटर लेवल हैज़ इंक्रीज्ड. नाउ द नेक्स्ट इज दिस एप्लीकेशन. इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट फग्गन सिंह कुलस्ते एंड मिनिस्टर साध्वी निरंजन ज्योति एंड कपिल मोरेश्वर पाटिल. तो अब देखिए ये जो जलदूत है ये क्या करेगा? ये वाटर लेवल जो है वो साल में 2 बार मैप करेगा या मेजर करेगा इन 2 to 3 ओपन वेल्स इन एवरी विलेज. तो हर विलेज में 2 या 3 वेल सिलेक्ट किए जाएंगे. वहाँ पे मई और अक्टूबर के महीने में वाटर लेवल को जो है चेक किया जाएगा. एक मई के टाइम किया जाएगा बिफोर मानसून और एक अक्टूबर के टाइम किया जाएगा दैट इज़ पोस्ट मानसून. नाउ फ्रेंड्स, टुडेज न्यूज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज़ अबाउट द नासा स्पेसक्राफ्ट डार्ट. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक तो ये डार्ट के बारे में, फिर ये किक मेथड क्या होता है, ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्पेस माइनिंग के बारे में. तो इस आर्टिकल में ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा. तो पहले अब हम देखते हैं कि डार्ट का फुल फॉर्म क्या है. तो नासा का एक स्पेस क्राफ्ट था दैट इज़ कॉल्ड एज डार्ट, डबल एस्टेरॉयड रेडिरेक्शन टेस्ट. तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है इट हैज़ कोलाइडेड विद द एस्टेरॉयड और स्पेस रॉक जिसका नाम है डिमॉर्फोस. तो आप ध्यान रखिएगा, डार्ट जो नासा का स्पेस क्राफ्ट है वो कोलाइड किसके साथ किया? डिमॉर्फस के साथ. ठीक है, ये कोलिजन हुआ. ठीक, ये कोलिजन जो था वो बहुत ही हाई स्पीड कोलिजन था. इट वाज अ वेरी हाई स्पीड कोलिजन. ठीक, एंड दिस हाई स्पीड कोलिजन जो है इसी को हम कहते हैं किक मेथड. सो इट इज बेस्ड ऑन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है कि ये फिजिक्स का मोमेंटम. सो इफ यू विल सी दैट यू हैव 2 मैसिव ऑब्जेक्ट्स, फाइन. तो एक तो ये जो डार्ट है ये ऑटो रिक्शा साइज़ है, सिर्फ 600 किलोग्राम का, और उसके सामने ये बैठा है डिमॉर्फस. ठीक है ना. अब आप डिमॉर्फस देखोगे तो इसका जो है इट इज़ 5 बिलियन किलोग्राम इन मास. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी बिग. ठीक, तो अब क्या हुआ कि एक ऑटो रिक्शा साइज का स्पेसक्राफ्ट वो टकराता है इसके साथ और ये फ्रैगमेंट हो जाता है, टूट जाता है. दैट इज़ अंडर हाई मोमेंटम विच इज़ कॉल्ड एज किक मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे जो किक मेथड को एम्प्लॉय किया गया, फाइन. तो ये जो है इसको इसके लिए भी किया जाता है कि ताकि वो एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स जो अर्थ की तरफ आ सकते हैं फ्यूचर में और अर्थ को नुकसान पहुँचा सकते हैं, उनको पहले से ही रास्ते से हटा देना. ठीक है ना. सो इफ़ यू विल जस्ट सी कि जो लेफ़्ट ओवर मटेरियल्स होते हैं इन जब हमारा सन बना था, अर्थ बना था, प्लैनेट बना था, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जो मतलब दे वर लेफ़्ट ओवर मटेरियल्स. उसके बाद वो इकट्ठे होते गए, एग्लोमरेट होते गए, ओके, एंड नाउ दे आर कॉल्ड एज कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स. दे ऑल एग्जिस्ट इन आवर सोलर सिस्टम. अब हम देखेंगे कि ये बहुत सारे रॉक्स जो हैं वो आते हैं अर्थ की तरफ. तो कभी कभी क्या होता है कि दे क्रॉस देयर पाथ एंड कोलाइड विद अर्थ फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है ना. तो कभी कभी क्या होता है कि जो रॉक पार्टिकल्स दे आर सो स्मॉल दैट दे कम्प्लीटली बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू फ्रिक्शनल हीटिंग.
कभी कभी दे आर लार्ज इनफ कि जो उनके जो पार्टिकल्स हैं, पीसीस हैं, दे फॉल ऑन द अर्थ एज मीटेरॉइड। ओके, उसके बाद कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर वो टक्कर खा जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा देते हैं। दैट इम्पैक्ट कुड बी डिवास्टेटिंग इफ इट इज़ 1 or more किलोमीटर वाइड। अब हम अगर देखेंगे जो नासा का मिशन है तो इट इज़ बेस्ड ऑन किक मेथड। तो जो मैंने आपको बताया दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे है कि एक जो डार्ट की स्पीड थी इट वाज 23,760 किलोमीटर पर आवर विच इज़ एडिक्वेट टू स्लैश द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डायमॉर्फस। तो इसी को कहते हैं किक मेथड। फाइन, अब हम आते हैं देखेंगे कि अब इसका फ्यूचर वो क्या है। तो अगर हम देखेंगे कि अब नासा के बाद चाइना इज सेट टू डिफ्लेक्ट अ 40 मीटर डायमीटर अर्थ क्रॉसिंग एस्ट्रॉइड जिसको कहते हैं 2020 PN1 इन 2026। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे स्पेस माइनिंग का भी एक कॉन्सेप्ट उठ के आ रहा है। दैट इज़ दैट इफ़ यू विल जस्ट सी दैट mineral rich asteroids near the moon, okay, fine, they can be established as a space mining between the orbits of Earth and Mars, and from here we can get precious material। जैसे कि पहले अगर हम देखेंगे तो नासा का एक एस्ट्रॉइड रीडायरेक्ट मिशन था। ओके, उसका काम ही यही था बाय ब्रिंगिंग अ 20 टन स्पेस रॉक नियर अर्थ टू स्टडी एंड माइन। तो ओके, तो अगर आप देखेंगे जो डार्क मिशन है वो भी क्या है कि अभी वो डिफ्लेक्ट करके उसको तोड़ रहे हैं। कल को जाके ये हो सकता है कि दे कैन डेवलप द स्पेसक्राफ्ट टू कलेक्ट द सैंपल्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द अर्थ। ओके, सो इफ यू विल सी दैट दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्रिटिकल अर्थ मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल, अगर इफ यू आर डेवलपिंग द ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस एंड एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, सो वी रिक्वायर रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे कि ट्रियम, नियोबियम, रोडियम, पैलिडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, स्कैंडियम। ओके, एंड दे आर ऑलरेडी शॉर्ट इन सप्लाई ऑन द अर्थ, एंड इफ वी डू द एस्ट्रॉइड माइनिंग इन द फ्यूचर और स्पेस माइनिंग, सो दिस कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे कुछ सैम्पल्स, तो देखिए सोवियत का लूनार 16 है। ओके, देन यूएस का अपोलो मिशन, फिर चाइना का चैंग 5, दे ऑल हैव ब्रॉट बैक लूनार सैंपल। उसके बाद नासा का एक है स्टारडस्ट स्पेसक्राफ्ट विच रिटर्न द कैनिस्टर फुल ऑफ डस्ट फ्रॉम कॉमेट वाइल्ड 2 इन 2004। उसके बाद जाक्सा दैट इज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का भी एक प्रोग्राम है हायाबुसा। ओके, फाइन, देन वी हैव they have all brought they have all returned the samples from asteroids to the earth including NASA's OSIRIS-REx and then Hayabusa 2. Okay, so they are bringing all the samples from the space which can solve the problem of critical earth minerals on the earth. The next is today is World Rabies Day, September 28। तो वर्ल्ड रेबीज डेज इफ यू विल जस्ट सी जो इसका थीम है इस बार 2022 का, तो इट इज़ रेबीज दैट इज़ 1 हेल्थ 0 डेथ। ओके, दैट इज़ द थीम 1 हेल्थ 0 डेथ। जो 1 हेल्थ है, ये 1 हेल्थ अप्रोच कोरोना के बाद ये बहुत हाईलाइट में आया है। 1 हेल्थ अप्रोच मतलब क्या है? इट शोज़ द इंटरकनेक्शन बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। जैसे कि आप देखेंगे कोविड-19, फिर उसके बाद आपने मंकी पॉक्स देखा। ठीक है, these are the disease which has come from animals. The Nipah virus, they all have come from animals to humans. So protecting humans, protecting plants and animals is also now critical for protecting the humans. Now let's come to the important thing that in a first statute bench cases beamed live on YouTube. तो यहाँ पे देखेंगे कि एक important judgment है 2018 का, that is called as स्वप्निल त्रिपाठी जजमेंट। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द प्ली फॉर लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब पहली बार दैट इज़ ऑन 27 सितंबर। पहले तो क्या हुआ कि 20 सितंबर को एक फुल कोर्ट मीटिंग हुआ ऑफ ऑल द एपेक्स कोर्ट जजेस। दोनों ने फिर रिजॉल्व किया कि टू लाइव स्ट्रीम द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग फ्रॉम सितंबर 27। एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो हियरिंग है वो लाइव हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 3 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो प्रोसीडिंग्स थे वो साइमल्टेनियसली लाइव किए गए यूट्यूब पे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखने की एक ये जजमेंट की चीज़ या ध्यान रखना स्वप्निल त्रिपाठी जजमेंट, और सेकंड ये याद रखना कि ये
सारे केसेस के लिए नहीं हुआ है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठती है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंट, सिर्फ उनके लिए हुआ है। नाउ कमिंग टू EWS रिजर्वेशन, सो सुप्रीम कोर्ट हैज रिजर्व द वर्डिक्ट ऑन पेटिशन अगेंस्ट EWS रिजर्वेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट इज़ द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच हैड इंट्रोड्यूस्ड the EWS quota for economically and weaker sections quota that provides 10% reservation in government jobs and education institutions to EWS. Okay, and it excludes the scheduled caste, scheduled tribes and OBC candidates who are already enjoying their reservation benefits from its ambit. Now the next is a state funeral in Tokyo. Modi recalls Abe's vision for free open Indo-Pacific. तो शिंजो एबे जो हैं उनको उनका फ्यूनरल हो गया है। हमने देखा था कि मोर देन 20 हेड ऑफ स्टेट्स हैड अटेंडेड द स्टेट फ्यूनरल। ओके, अब अगर हम देखेंगे स्टेट फ्यूनरल तो ये हमेशा रॉयल फैमिली को दिया जाता है जापान में। इसके पहले 1967 में ही स्टेट फ्यूनरल जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था। नाउ आफ्टर दैट इट हैज़ हैपेंड फॉर शिंजो अबे। अभी जो जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं फूमिया किशिदा। एंड नाउ शिंजो अबे की जो सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, एक तो अगर जापान के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने जापानीज इकोनॉमी को रिवाइव भी किया बाय गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एबेनॉमिक्स। ठीक है, एबेनॉमिक्स विच कॉल्ड फॉर इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी टू रिवाइव द डिमांड आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। सेकेंड जो है सबसे पहले क्वाड को प्रपोज करने वाले यही थे इन 2007। मैंने कल भी ये पढ़ाया था अंडर ब्रॉडर एशिया प्रिंसिपल। द नेक्स्ट इज कार्ल गुस्ताफ M4 may be produced in India, says Sweden's SAAB। तो स्वीडिश का एक डिफेंस कंपनी है दैट इज कॉल्ड एज SAAB SAAB। Now it is planning to manufacture this Carl Gustav M4 weapon system in India। तो वो क्या करेगा, वो एक सब्सिडरी अपना एस्टेब्लिश करेगा इंडिया में जिसका नाम है SAAB FFV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, विच विल मैन्युफैक्चर Carl Gustav M4 in India। So the next is they will transfer the technology to India and the first product will roll out in 2024। अब यहाँ पे देखिए द आर्मी इट इज़ ऑलरेडी यूजिंग कार्ल गुस्ताव सिंस 1976 एंड इज करेंटली ऑपरेट्स MK2 एंड MK3 वर्जन। ठीक है ना, अब जो ये है दैट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड फॉर M4 वर्जन, तो जो इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है। द नेक्स्ट इज अ रिपोर्ट अबाउट द क्वार्टरली employment survey that is the part of all India quarterly establishment based employment survey। ठीक है, तो ये जो क्वार्टरली सर्वे है ये जनवरी मार्च 2022 के लिए है। इट वॉज रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हेडेड बाय भूपेंद्र यादव। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि देयर आर सर्टन एस्टिमेट्स, इट सेज दैट देयर आर 3.18 करोड़ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अबाउट 5.31 लाख एस्टेब्लिशमेंट बिटवीन जनवरी एंड मार्च, which is 4 lakh workers, 4 lakh workers additional compared with the third round of QAS which was done in 3 months of 2021। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो बड़ा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे देयर आर 4 सेक्टर्स विच अकाउंट्स फॉर 84% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स। सो दीज आर एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें जो सबसे लार्जेस्ट शेयर है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, दैट इज 38.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दे आर एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फॉलोड बाय एजुकेशन विच इज 21.7%, देन IT BPO विद 12%, हेल्थ सेक्टर 10.6%। ओके, नाउ इफ वी जस्ट सी द लेबर ब्यूरो, इट हैज़, अभी देखिए पब्लिश किसने किया, मिनिस्ट्री ने, पर इसको प्रिपेयर किसने किया है। तो नॉर्मली देखिए हम कंफ्यूज होते हैं कि NSO ने प्रिपेयर किया कि लेबर ब्यूरो ने प्रिपेयर किया। तो जो क्वार्टरली रिपोर्ट है उसको NSO ने प्रिपेयर नहीं किया है, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय लेबर ब्यूरो। तो जो लेबर ब्यूरो है इट हैज़ टेकन अप द ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे टू प्रोवाइड क्वार्टरली एस्टिमेट। क्वार्टरली एस्टिमेट का मतलब 3-3 महीने का।
about employment and related variables of establishments in both organized as well as unorganized segments of 9 sectors. These 9 sectors are manufacturing, construction, trade, transport, education, health, accommodation, restaurant, IT, BPO and financial services. Now this news is important. Arrival of foreign tourists took big hit in 2021 data shows. तो हमने देखिए कल पढ़ा था अबाउट वर्ल्ड टूरिज्म डे एडिटोरियल में, द वर्ल्ड टूरिज्म डे विच इज़ एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन 27 सितंबर. ठीक है ना. वाई वी हैव चोजन द डे 27 सितंबर? बिकॉज दिस इज द डे व्हेन द चार्टर फॉर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाज एक्सेप्टेड. ओके, जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है. नाउ अगर हम उसमें देखेंगे तो उसमें ये था कि जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको बढ़ाना है और उसमें मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन जनरेट करना है, 2047 तक उसको पूरा डेवलप करना है. फाइन. तो अब एक जो डेटा आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2021 में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल था वो डेट ड्रॉप्ड बाय 44.5%. तो अगर हम 2020 में देखेंगे तो 2.74 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट दे विजिटेड इंडिया and but in 2021 it was only 1.52 million. उसके बाद हम देखेंगे so in 2021 the top 15 countries from which foreign tourists have arrived in India are US, UK, Bangladesh, Canada, नेपाल, अफगानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया. 2021 की हम बात कर रहे हैं. ठीक है ना. उसके बाद जो बाहर घूमने जाते हैं तो सी UAE was the top destination for Indians in 2021 followed by US, Qatar, Oman and UK. Now appointment. So the central government has promoted Ajay Kumar Srivastava, who is the present executive director of Indian Overseas Bank, as the managing director and chief executive officer for a period of 3 years. Okay. अब हम आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में. ठीक है. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी जो हैं अजय सेठ, ही हैज सेड दैट ही हैज डिसमिस्ड द कंसर्न्स ओवर डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व. तो अगर हम देखेंगे जो फॉरेक्स रिजर्व है एज ऑन सितंबर 16 इट इज $545.65 बिलियन एंड रूपी इज अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ राइजिंग बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन US एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. अब हम फॉरेन पे से न्यूज़ ले लेते हैं. एक F-18 प्रोग्राम. ठीक है ना. तो हम जानते हैं कि US ने अनाउंस किया है $50 मिलियन US असिस्ट टू पाकिस्तान फॉर सस्टेनमेंट एंड रिलेटेड इक्विपमेंट फॉर इट्स F-16 फाइटर जेट. तो यहाँ पे एंथनी ब्लिंकन जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नाउ ही हैज सेड दैट कि अगर हम इंडिया और चाइना का रिलेशन इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन देखें तो ही इज सेइंग दैट they both are distinct. Okay. चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं कि 4 एरिया ऐसे हैं जहाँ पे रेफरेंडम चल रहा है. ठीक है. तो अगर हम देखेंगे चारों एरिया तो एक तो है लुहांस्क which is a Russian-backed referendum which is going on, Donetsk, then Zaporizhzhia. तो यहाँ पे रेफरेंडम चल रहा था. दूसरा था खैरसन. ठीक है ना. अभी अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए खार्किव देता है तो खार्किव पे टिक मत करना क्योंकि खार्किव को यूक्रेनियन फोर्सेस ने फिर से वापस ले लिया था. अब ये 4 एरिया हैं जहाँ पे रेफरेंडम चल रहा था. रेफरेंडम किस बात पे चल रहा था कि वेदर पीपल ऑफ दिस एरिया वांट टू बिकम पार्ट ऑफ रशिया और नॉट. उसके बाद कैमरिन की अथॉरिटी है विच हैज़ क्लेम्ड विक्ट्री इन एन एनेक्सेशन वोट्स इन यूक्रेनियन रीजन्स विच आर अंडर रशियन कंट्रोल. सो दिस 4 एरियाज दे आर अंडर रशियन कंट्रोल्स. यहाँ पे रेफरेंडम हुआ. ठीक है. और रेफरेंडम के बाद अब यहाँ पे दे आर क्लेमिंग दैट मोस्ट ऑफ द एरियाज द इलेक्शंस हैव कंक्लूडेड एंड
रशिया, ओके, यहाँ पे एनेक्सेशन वोट जो है मतलब पीपल दे हैव वोटेड फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ रशिया। नाउ कमिंग टू एडिटोरियल, तो हम जानते हैं कि रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, इट हैज़ रिमूव 45 वीडियोज़ फ्रॉम 10 यूट्यूब चैनल्स, ओके। अब हमने कल भी ये किया था कि जो चैनल्स थे दे वर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कश्मीर अग्निपथ स्कीम आर्मी एंड दे ऑल वर मेकिंग फॉल्स क्लेम्स, ओके। सो नाउ दिस हैज़ बीन रिमूव। अब ये रिमूव किसके अंदर होता है? सो दिस सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट विच एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू ब्लॉक द कंटेंट। पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को होल्ड भी किया है एंड कहा है कि दैट द प्रोसीजरल सेफगार्ड्स विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट शुड बी फॉलोड बिफोर पासिंग द ब्लॉकिंग ऑर्डर। तो नाउ अगर हम देखेंगे कि इसी एक्ट के अंदर देयर इज़ वन रूल विच इज़ कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो इसमें एक प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी होता है, वो कंसिडर करता है कंप्लेन ऑन कंटेंट एंड देन इट मेक्स द रिकमेंडेशन। उसके बाद जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है टू रिमूव डाउन द कंटेंट दे हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ओके, बिफोर डायरेक्टिंग द पब्लिशर और इंटरमीडिएटरी टू ब्लॉक द रेलेवेंट कंटेंट। फाइन, अगर एमरजेंसी प्रोविजन हुआ तो जो सेक्रेटरी है वो ऑर्डर कर सकता है कंटेंट ब्लॉकिंग एंड आफ्टर दैट इट कैन टेक द व्यू ऑफ द कमिटी। उसके बाद यहाँ पे एक और भी प्रोविजन है अबाउट द रिव्यू कमिटी विच शुड मीट वंस इन 2 months टू रिव्यू ऑल द चैनल्स विच हैव बीन ऑल द ऑर्डर्स विच हैव बीन पास टू ब्लॉक द चैनल्स। फाइन, तो यहाँ पे क्या है कि द आर्टिकल इज सेइंग कि जब भी कोई चैनल को बैन किया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है, बट हाउ द रिव्यू कमिटी इज़ फंक्शनिंग, रिव्यू कमिटी का क्या डिसीजन था वो कभी भी फंक्शन नहीं, उसको कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता है। नाउ द लास्ट द एडिटोरियल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, ठीक है ना। तो UNSC के रिफॉर्म्स के बारे में बात चल रही है। तो UNSC जो है इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसकी जो मेंबरशिप है वो इस तरीके से है कि 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको P5 कहते हैं और हर 2 साल के लिए 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इसमें इलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो ये है कि ये जो 5 मेंबर्स हैं इनको वीटो है, ठीक है। फाइन, सो दिस इज़ द यू कैन से द मोस्ट एक्सक्लूसिव क्लब। अब यहाँ पे बात ये चल रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए। अगर इस चीज़ से प्रॉब्लम थी तो फिर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया? तो ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा हिस्ट्री। तो यहाँ पे है कि जब डम्बरटोन ओक्स कॉन्फ्रेंस चल रहा था नियर वाशिंगटन DC इन 1944-45, फाइन, तो जब राइट टू वीटो की बात आई तो इसके ऊपर मैक्सिमम डिबेट और कंट्रोवर्सी हुआ। तो यहाँ पे एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे, ही मेड इट क्लियर, देखिए एक लाइन में, दैट आइदर यू हैव अ यूनाइटेड नेशंस विद वीटो और देयर विल बी नो यूनाइटेड नेशंस। फाइन, ओके। नाउ अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अपोजिशन किसको है फॉर रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सो ऑब्वियसली इट इज़ P5 क्लब, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि आप एग्जांपल देखिए रशिया की, तो रशिया ने अभी तक 120 टाइम्स वीटो पावर एक्सरसाइज किया है, ओके, एज़ कम्पेयर टू द 3 वेस्टर्न मेंबर्स ऑफ द क्लब। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वेस्टर्न मेंबर्स ने भी कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीटो को ब्लॉक किया है, जैसे कि they have blocked number of times the resolution to protect Israel when the question of Palestinians was raised. Then they have also used veto to prevent sanctions being imposed on the apartheid regime of South Africa. उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रशिया ने भी बहुत बार वीटो का इस्तेमाल किया है, ठीक है, खासकर जब इंडिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशन आया था ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंड कश्मीर इशू। उसके बाद इफ यू विल जस्ट सी अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, सो देयर इज वन ग्रुप विच इज कॉल्ड एज G4 which consists of India, Japan, Brazil and Germany which are seeking reforms in United Nations Security Council. ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो P5 मेंबर्स में चाइना भी है, ठीक है,
और हम पहले से देख रहे हैं कि 3 टेररिस्ट को इंक्लूड करने के लिए ऑन 1267 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लिस्ट चाइना हैज़ पुट अ टेक्निकल होल्ड। फाइन, तो ये हम जान ही रहे हैं कि चाइना जो है वो SCO के मीटिंग के बाद उसने साजिद मीर के ऊपर टेक्निकल होल्ड लगा दिया। सो वी कैन नॉट लुक फॉर सपोर्ट फ्रॉम चाइना कमिंग टू अस। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि क्या इंडिया को मेंबरशिप मिल जाएगी, परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया विल बी द अलोन विच विल बी इलेक्टेड। ओके, इट हैज़ टू डील फॉर अ पैकेज डील, मतलब कि इंडिया को कुछ ऐसा नेगोशिएट करना पड़ेगा कि जिसमें सिर्फ इंडिया नहीं बाकी कंट्रीज भी इलेक्ट हों एज अ परमानेंट मेंबर्स। उसके बाद इसमें बहुत सारा दिक्कत भी है, ठीक है, लाइक एनिमी क्लॉज कंटेन इन आर्टिकल 107 ऑफ द चार्टर विच रिमेन्स देयर। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस लाने के लिए UN चार्टर को अमेंड करना पड़ेगा एंड देन इट हैज़ टू बी पास्ड बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड ऑल्सो बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, विच इज़ इटसेल्फ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं वो दे डिस्कस अ वे आउट दैट इज़ कॉल्ड ए सेमी परमानेंट मेंबरशिप। सो सम एक्सपर्ट सजेस्ट कि एक वे आउट ये हो सकता है कि कुछ कंट्रीज़ को इलेक्ट किया जाए फॉर 8 to 10 years एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर re-election. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the Daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.